Welcome, प्यारे रीडर्स। वेलकम टू अनु फातिमा नॉल। मैं हूँ आपकी राइटर फातिमा। उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। अगर कोई मुश्किल पेश है तो अल्लाह उसे आसान फरमाए, आमीन। और मैं आज हाजिर हूँ अपने नोवेल जाने आलम की 28वीं एपिसोड पार्ट 1 के साथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोवेल को लाइक किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आइए अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। हाँ, ये बेस्ट है। सफा उसके घर आई थी। सफा ने कहीं जाना था तो वो अपने जाने की तैयारी, ड्रेस और बाकी चीजें चूज करने में उसकी मदद ले रही थी। ओके, फिर ड्रेस बाकी चीजें। सफा उसे तम से ओके का इशारा करते हुए उन कपड़ों के साथ उन्होंने जो बाकी ज्वेलरी, मैचिंग शूज और पर्स और सब चीजें देखी थी वो पहनने मुड़ी। उन्होंने ड्रेस और बाकी सब डिसाइड कर लिया। सफा चेंज करके फिर बेड पे बैठी उसके पास आई थी। वैसे वो देखने में कैसा लगता है? क्या सो है? सफा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उससे पूछा कि उसने जिससे निकाह किया वो कैसा है, क्योंकि उससे सफा को भी आलम के बारे में कुछ नहीं बताया था। सो नहीं, वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। ही इज द एपिटमी ऑफ हैंडसमनेस एंड charisma। अच्छा, क्या तबरेज भाई से भी ज्यादा? सफा हैरान होकर बोली थी। हाँ, तबरेज से भी ज्यादा। फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो हैंडसम भी है, तुमने बताया उसका कैरेक्टर भी अच्छा है। तुम उससे बात करो ना, हो सकता है वो तुम में इंटरेस्टेड हो। बल्कि माही, मुझे लगता है ही इज रियली इनटू यू। देखो कैसे तुम्हारी मदद के लिए फौरन आ जाता है। तुम जो कहती हो वो कर देता है। सफा ने उसे देखते हुए सोचते अंदाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई इंटू नहीं है मुझ में। उससे सफा के अंदाजों की साफ तरदीद कर दी। कैसी बातें कर रही हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे तो लगता है उसे इश्क विश्क है तुमसे। नहीं, कोई इश्क विश्क नहीं है उसे मुझसे। उसे मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती, जीरो। झूठ। तुम इतनी खूबसूरत हो, बिल्कुल प्रिंसेसेस की तरह। उसे कैसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगी? सफा ने बेयकीनी से उसे देखते उसे झुठलाया। भाई, जब उसके सामने परी हो तो फिर उसे प्रिंसेस में क्या इंटरेस्ट होगी? परी? उसकी कोई लव इंटरेस्ट है? गर्लफ्रेंड? उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिला दिया? क्या वो बहुत खूबसूरत है? सफा, जो पहले नींदराज थी, बेड पर पुरजोश होकर उठते हुए एक साथ कई सवाल पूछे। मिलवाया नहीं, वो तो मैं बार्जिन हुई थी उनपे। उसने तो मुझे 2 सेकंड वहां उसके पास खड़े नहीं होने दिया। हाँ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी फेरी की तरह। उसकी पोर्सलिन स्किन थी, बहुत गहरी ग्रीन आईज थी। ओ, मुझे तो लगा था वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। मुझे तो पक्का यकीन हो गया था वो तुमसे मोहब्बत करता है। और वो नेचर का भी तुमने बताया बहुत अच्छा है। मुझे तो ये लगा ये तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट होगा। वह मायूस सी बोली थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और मेरा परफेक्ट सिर्फ मेरा प्रिंस है। उसने थोड़ी जरा बुलंद करते हुए अटल अंदाज में कहा। और वो इंगेज है, अपनी मंगेतर को बहुत पसंद करता है। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा। क्या वो इंगेज भी है? सफा की तो असल शौक से आंखें बाहर आने को थी। ये क्या बात है? वो एंगेज है और उसके बावजूद वो तुमसे निकाह पे मान गया, और उसने एक और लड़की से अफेयर भी चलाया हुआ है। हाय, मुझे तो ये आदमी बड़ा ही फ्लर्ट लग रहा है। अब तक तुम मुझे ये किसके बारे में बताती रही हो? वो जिसका इतना अच्छा कैरेक्टर है, जो डिसेंट है, वेल मैनर्ड है, ये सेम ही आदमी है ना? हाँ, सेम ही है। अगर ये सेम है ना माही, तो मुझे ये आदमी बड़ा ही खराब लग रहा है। देखो, मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम मेरी बात गौर से समझो। सफा ने उससे 4 महीने बड़े होने का रौब जमाया। उससे तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश तो नहीं की? सफा कुछ पल बहुत गौर से उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पे कुछ खोजते पूछा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत डिसेंट है।
पहले वो अपने घर वालों के उसे बिल्कुल ना समझ जाने पे बेजार आई थी और अब सफा के कहने पे चिढ़ गई। उसी चिढ़े से लहजे में बोली थी, नहीं माही, वो बन रहा होगा, तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए ये सब फेक कर रहा होगा, ताकि बाद में कहीं उसने कहीं उसने तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं दिया था और तुम अनकॉन्शियस हो गई हो। सफा उसे समझाते हुए एकदम रुकी और उसने शदीद खुली आंखों से उसे देखते हुए पूछा, "हम्म, खाने पीने के लिए दिया था, लेकिन अनकॉन्शियस में उस वजह से नहीं हुई थी।" हाय माही, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? सफा पहले तो सकते में उसे देखती रही, फिर उसने होश में आते ही उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर बिल्कुल झंझोड़ दिया। अब तो मुझे लग रहा है आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं उसके बारे में। सफा सर हिलाते हुए सोचते जैसे खुद कलामी कर रही थी। तो मॉम की जबान ना बोलने लग जाओ, वो ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है उस पे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, कोई यकीन वकीन नहीं करोगी तुम उस पे। सफा ने उसके बाजू पे चपत लगाते हुए तंबीह अंदाज में डांटा, देखो तुम्हारे सामने उसकी जिंदगी में दो दो औरतें हैं और वो एक कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मंगेतर है। उसके बावजूद उसने तुमसे निकाह कर लिया, फिर वो कैसे अच्छा हो गया? और भी न जाने कितनी होंगी उसकी जिंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझसे निकाह तो उसने मेरे ही कहने पे किया। वैसे वो अपने मंगेतर को बहुत पसंद करता है, उसके साथ लॉयल है, मैं उसे जानती हूँ ना। वो बस बस मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो अच्छा है। आलम की भी यही नसीहतें और ताकीदें थी जो सफा कर रही थी। फिर वो उसे बुरा जानती भी तो कैसे? तो वो लड़की, उसका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। हो सकता है वो उस लड़की को पसंद करता हो, लेकिन उस लड़की ने उससे शादी से इनकार कर दिया हो। वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में काफी स्ट्रिक्ट है। वो हमेशा स्कार्फ लेने का, फुल कवर कपड़े पहनने का कहता है। तुमने देखा था ना मैं कैसे निंजा बन के गई थी उस दिन। वो उसी ने कहा था, वो लड़की को नहीं पसंद होगा उसे डिक्टेट और कंट्रोल करने वाला शख्स। उसे नहीं पसंद होगा यूं पैक्ड रहना। वो इतनी खूबसूरत है, उसका दिल चाहता होगा वो अच्छी अच्छी अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करे, वो फ्रीली जिंदगी गुजारे। शायद उसके घर वाले भी ऐसे डिक्टेटर हों और वो चाहती हो उसे शोहर ऐसा पाबंदियां लगाने वाला ना मिले। वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसकी मोहब्बत के पीछे सारी जिंदगी की इम्प्रिजमेंट तो नहीं चूज करेगी। इसलिए उनका अच्छे नोट्स पे ब्रेकअप हो गया होगा और वो सिर्फ दोस्त होंगे। और उसकी मंगेतर तो वो जैसा चाहता है वो कर लेती है और उसे इस सब पे कोई इशू भी नहीं। सो वैसे वो बहुत लविंग, केयरिंग और प्रोटेक्टिव है। बस यही एक अजीब बात है उसकी। उसने सफ़ा को यकीन दिलाया। उसका अपना भी तजुर्बा था। वो 2 बार आलम के साथ गई थी, तब भी उसका यही इसरार था। उसने उसे स्कार्फ, फुल कपड़े और निकाह वाले दिन भी दुपट्टा लेने पे इंसिस्ट किया था। उसे ये बहुत टायरिंग लगा था। तो हो सकता है वो लड़की भी उस हिजाब वगैरह की पाबंदियों से आजिज़ हो, इसीलिए उसने आलम से ब्रेकअप कर लिया होगा। क्योंकि उसने इस बारे में बहुत सोचा था। इतनी खूबसूरत लड़की और आलम की आंखों में मोहब्बत, फिर क्या वजह होगी कि उसने इफ़त से मंगनी कर ली। तो इतना सोचे के बाद वो यही लॉजिक ढूंढ पाई थी। तुम छोड़ो उसे, हम क्यों उसे डिस्कस कर रहे हैं? ये सब तुम्हारे फियर हैं। उस शख्स को अपनी सोचों पे सवार होता देख वो सर झटकते सफा से बोली, आर यू श्योर? उसने कुछ सफ़ा ने उसे मानी ख़ेज़ी से देखा। सफ़ा की मानी ख़ेज़ नज़रों पे उसने सीरियस सार्कास्टिक निगाहों से उसे देखा, तो फिर सफ़ा उसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर पीछे हटकर बैठ गई। अच्छा तुम बताओ, तुमने आंटी लोगों से बात की? फिर तुम रुकोगी आज? उसने इस बहस पे उकताकर मौज़ू बदला। नहीं यार, मामा इजाज़त नहीं दे रहीं। उन्होंने कहा है मैं बस जल्दी ही वापस आ जाऊँ। सफ़ा ने कहा था। वो बस उसे देखकर रह गई। उसे अंदाजा था ये सब कौन कर रहा है। ये उसके माँ-बाप थे। वैसे माही, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम इतनी खुश थीं, लेकिन मैं बहुत उदास हो गई थी। तुम इतनी दूर चली जाती। मेरी और कोई बहन तो है नहीं, बस तुम ही तो हो। सफ़ा कुछ देर खामोश उसे देखती रही, फिर उसने बहुत दुखी और शर्मिंदा लहजे में उसे बताया। बताते हुए उसकी आंखें भी भर आई थीं। वो झट से उसके गले लग गई। सफ़ा की मोहब्बत पे उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। चुप करो, अब तुम मुझे भी रुला रही हो।
کہیں نہیں جا رہی میں۔ اسے پیار سے ڈپٹتے ہوئے صفا کو پیچھے کیا۔ صفا ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرائی۔ اللہ کرے ہماری جن لڑکوں سے شادی ہو، امین، ہمارا پرنس اور میرا مسٹر وائٹ دونوں ایک ہی فیملی سے ہوں، بھائی یا وہ بہت پکے دوست ہوں، پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تم بالکل اللہ میاں کی گائے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ صفا نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی خواہش اور اپنے خوف بھی بتائے۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم نے مجھ سے ایسے سجیشنز لینے ہوں گے اس لیے۔ ہاں بھائی، یہ تو بات صحیح ہے، اسے تو میں ڈینائی نہیں کر سکتی۔ مدد تو مجھے تمہاری چاہیے ہوتی ہے، چوائس تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے تمہاری۔ صفا نے اسے جھٹلایا نہیں، اس کے منہ پہ کہہ دیا۔ اسے تکیا اٹھا کر مارا۔ صفا ہنسنے لگی تھی۔ صفا کی اتنی مخلصانہ دوستی کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی، لیکن اس کے اندر کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ اس کے شہزادے کے ذکر پہ اس کے دل کے زخم پھر سے دکھنے لگے۔ اسے آج بھی اپنی 16ویں سالگرہ سے پہلے کے دن یاد تھے۔ اس نے اپنی سالگرہ سے پہلے اپنے شہزادے کو بہت ڈھونڈا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی کچھ دنوں میں اسے ملے گا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ اسے دیکھے گی تو فوراً پہچان جائے گی۔ اس کا دل اس کے پرنس ہونے کی گواہی دے گا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت ہوگی۔ وہ بات کرے گا تو اس کی آنکھیں سچ بولیں گی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے سب شک ختم کر دے گی۔ اس نے اسے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، پارٹیوں میں ڈھونڈا، اسکول میں، ویکیشنز پہ گئی وہاں ڈھونڈا، ہر نئی ملاقات میں، مگر وہ کہیں نہیں ملا، اس کی سالگرہ کے دن بھی نہیں۔ اس کے ماں باپ نے اس کی سالگرہ کی گرینڈ پارٹی دی تھی۔ اس کے بڑے بھائی اور بھابھی بھی برطانیہ سے آئے تھے۔ اس کے سب دوست بھی تھے، لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے بھی سالگرہ کے دن زیادہ تر وقت کمرے میں بند روتے ہوئے گزارا، اور سالگرہ کے بعد بھی اتنے دن بہت دکھی رہی تھی، مایوس مایوس پھرتی رہتی۔ پھر اس کی اداسی دیکھ کر اس کے بڑے بھائی نے اسے اپنے پاس بلایا، اور پھر وہیں تبریز اور رفت سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تبریز سے ملاقات اس کی بھابھی کے توسط سے ہوئی تھی۔ تبریز اس کی بھابھی کے باپ کے گیسٹ میں سے تھا، لیکن وہ پہلے عفت سے ملی تھی۔ عفت پارٹی میں ایک کونے میں خاموشی کھڑی تھی، ان کا ٹکراؤ ہوا، ان میں بات چیت ہوئی اور ان کی دوستی ہوئی، اور پھر اس کے ماں باپ اور بھابھی نے خصوصی طور پر اسے تبریز سے ملوایا تھا۔ تبریز نے اس کے ہاتھ پہ کس کیا تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ وقت روک دینے والی تو نہیں تھی، مگر وہ اسے کافی اٹریکٹیو لگا تھا۔ ہینڈسم وہ بہت تھا، اسے دیکھ کر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ تبریز اس کے اتنے غور سے دیکھنے پہ دوبارہ مسکرایا تھا، اور پھر اس کے گھر والوں، اس کی بھابھی اور باپ اور تبریز سب کے آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ اس کی ماں نے تبریز کے سامنے اس کی ہابیز وغیرہ کا بتایا تھا کہ وہ انٹیریئر ڈیزائننگ بہت اچھی کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ان میں واقفیت بڑھتی گئی۔ عفت اور اس میں تو پہلے ہی نمبروں کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ عفت نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اس عفت کو اس کا روم بھی ڈیکوریٹ کر کے دیا۔ پھر عفت سے ہی اسے تبریز کی فیملی لینیج کا پتہ چلا تھا۔ عفت نے اسے بتایا تھا کہ تبریز کے خاندان میں اسکاٹش اشرافیہ اور برِ صغیر ہند کے ایک ممتاز رئیس خاندان کا خون شامل تھا۔ اس کے 5ویں نسل کے پردادا کشمیر کے ایک ممتاز رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نوجوانی میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات ایک اسکاٹش رئیس زادی سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے شادی کر لی اور اس کے بعد اسکاٹ لینڈ میں ہی آباد ہو گئے۔ یہ سن کر وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ تبریز ویسے ہی اسے کسی شہزادے کی ماننے لگتا تھا، لیکن اس کی خاندانی نسبت کے بارے میں جان کر وہ واقعی دنگ رہ گئی تھی۔ اور پھر یوں ہی ان کے اور تبریز کے درمیان ملنا ملانا ہوتا رہا۔ پھر ایک دن عفت نے اسے اس کے بوائے فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں۔ اس سے اگلے کچھ دنوں میں اس کے ماں باپ نے بتایا کہ تبریز اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا تبریز کے پروپوزل کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ اس کے گھر والے اس کے خوابوں اور اس کے خوابوں کے شہزادے کے تصور سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ ہمیشہ کسی بھی پروپوزل یا کسی فیملی کی اس میں دلچسپی پہ کوئی ذرا سا بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی رائے لیتے تھے۔
वो यकीन नहीं कर पाई थी। इफ़त ने भी उसे यही बताया था कि तबरेज़ उसे पसंद करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। फिर जब तबरेज़ ने उसे प्रपोज़ किया तो उसने फ़ौरन हाँ कर दी थी। सब चीज़ें बिल्कुल मैच हो गई थीं। तबरेज़ का उससे मिलना, भले वो उसकी 16वीं सालगिरह से पहले नहीं मिला, कुछ वक़्त बाद में मिला था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखकर, उसकी लिनिएज जानकर उसे यकीन आ गया था कि वही उसका प्रिंस है। उस वक़्त उसे यही लगा था कि उसने अपना शहज़ादा ढूँढ लिया है, लेकिन वो सब उसकी नज़र का धोखा साबित हुआ। अब ना जाने कब वो अपने असल प्रिंस से मिल सकेगी। पहले वो ख्वाब में उससे मिल लेती थी, लेकिन अब वहाँ आलम ने कब्ज़ा जमाया हुआ था। वो तरस गई थी उसे देखने के लिए। सफ़ा ने उसे कहा था कि अब उसकी शादी नहीं हो रही तो वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले। वो सारा दिन घर में पड़ी रहती है, वो भी उसके बगैर बोर हो जाती है। पहले तो वो पाकिस्तान में स्टडीज़ के बारे में सीरियस नहीं थी, क्योंकि तबरेज़ चाहता था कि वो बरतानिया से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे। तबरेज़ ने तो स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और इफ़त लंदन के एक कॉलेज में थी। उसका स्कूल खत्म हुआ तो तबरेज़ ने कहा था कि वो उसका लंदन में इफ़त के कॉलेज या कहीं और एडमिशन दिलवा देता है। लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके 18 साल का होते ही उसकी शादी होनी थी, ये डिसाइड था। और शादी के सारे फंक्शन, ढोलकी से लेकर वलीमा, पाकिस्तान के इवेंट्स अलग और लंदन के अलग, और सबके लिए इतना वक्त चाहिए था। उससे सोचा था कि वो पहले शादी की सारी तैयारी करेगी, फिर हनीमून के बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेगी। वो अपनी शादी के सब फंक्शंस और हनीमून को पढ़ाई के झंझट में खराब नहीं करना चाहती थी। उसकी 18वीं सालगिरह पर तबरेज़ ने उसे सरप्राइज़ पार्टी दी थी। तबरेज़ ने उसे लंदन बुलाया था। उसके बर्थडे से 2-3 दिन पहले आने का कहा था कि उसकी कोई बिज़नेस पार्टी है, जिसमें वो एक कपल के तौर पे जाएँगे। ये उसके लिए नया नहीं था। वो पहले भी उसे इस तरह की पार्टियों में ले जाता था, जिनमें उम्रा और मशहूर व मारूफ शख्सियात होतीं, जिनसे वो उसे मिलवाता था। तो उससे ज़रा-सा भी शुबा नहीं हुआ कि उसका असल मकसद क्या था। ये उसके माँ-बाप और तबरेज़ सबने मिलकर किया था। उस रात 12 बजे सबने उसे विश किया था। तबरेज़ ने उसे विश तो किया ही, उसने केक भी मंगवाया था। कमरे में उन्होंने केक काटा। उसे लगा बस उसका बर्थडे इतना ही है। लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि तबरेज़ ने उसके बर्थडे का बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन का इंतज़ाम किया था। उसके माँ-बाप, भाई सब लंदन में ही मौजूद थे और तबरेज़ ने उसके सब दोस्तों को भी बुलाया था। फायरवर्क्स थे, तबरेज़ ने और उसने डांस भी किया। वो पार्टी बहुत शानदार थी। उसके माँ-बाप तो फिर पाकिस्तान आ गए, उसके बड़े भाई अपने शहर चले गए, उसने वहाँ कुछ दिन रुकना था। इफ़त और तबरेज़ दोनों ने उसे कहा था, क्योंकि शादी की तैयारी भी हो रही थी, तो इसलिए। तबरेज़ बहुत बिज़ी रहता था, लेकिन उस दिन तबरेज़ ने उससे कहा था कि वो कुछ वक़्त इकट्ठे गुज़ारेंगे। वो उसकी किसी प्राइवेट जगह जा रहे थे। वो तबरेज़ का पेंट हाउस था। उसे उसका मालूम था, लेकिन उसका वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ था अभी तक। तबरेज़ ने कहा था कि वो एक दिन रुकेंगे, तो वो अपनी पैकिंग करवा ले। एक दिन रुकना था, तो उसने अपना थोड़ा सामान वग़ैरह ले लिया था। वहाँ तबरेज़ के पर्सनल हाउस मैनेजिंग के लोग थे, उसका बटलर और पर्सनल शेफ़ था। तबरेज़ चूँकि ऑफ़िस से सीधा यहाँ आया था, तो उसे कमरे में मेड्स के साथ छोड़कर कि वो उसकी चीज़ें वग़ैरह सेट करवा दे, वहाँ से बाथ और ड्रेसिंग एरिया की तरफ चला गया था। वो ड्रेस वगैरह तो पहन कर आई थी। तबरेज़ ने सुबह बताया था उनके जाने का, तो उसने और इफ़त ने जाकर उसके लिए शॉपिंग की थी। उसने ब्लैक स्क्वेयर नेकलाइन ड्रेस पहना था, जो घुटनों से नीचे पिंडियों तक आता था। पाँव में ब्लैक हील्स पहनी थीं। बाल उसने खूबसूरत जूड़े की शक्ल में बनाए थे। कुछ लटें चेहरे के अतराफ छोड़ी थीं। चूँकि ये उन दोनों का प्राइवेट डिनर था, कोई तकरीब नहीं थी, तो उसने ज्वेलरी ज़्यादा हेवी नहीं पहनी थी। नेकलेस डबल स्टड पर्ल्स का था। बीच में हल्के नीले रंग का चौकोर स्टोन था, जो उसकी हंसली की हड्डी तक आ रहा था, और टॉप्स भी चौकोर थे। साइड में छोटे-छोटे व्हाइट डायमंड थे, दरमियान में वही हल्के नीले रंग का स्टोन था। वो मेकअप और सब तैयारी करके आई थी। उसे कोट पहना था, वो उतारा और थोड़ा मेकअप और बाल दुरुस्त किए। वो
तबरेज़ के सामने आई तो वो उसे देखकर अपनी जगह ठहरा था। उसकी निगाहों में सताइश थी, इश्तियाक था। वह आगे आया, उसे बाहों में भरा, उसके गाल पर बोसा देते हुए उसकी बहुत तारीफ की थी। तबरेज़ ने भी कपड़े तब्दील किए हुए थे, शायद शावर भी लिया था। लिबास उसका हमेशा की तरह नफीस था, लेकिन आरामदेह था। उसने सफ़ेद नर्म कपड़े की शर्ट पहनी थी, आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई थीं। गहरे सुरमई रंग की पैंट बेल्ट के बगैर साइड एडजस्टर वाली थी। कोलोन की बहुत हल्की सी खुशबू लगाई हुई थी। कलाई पर घड़ी थी। वो बहुत अच्छा लग रहा था। उससे तो झट से उसकी तारीफ भी कर दी थी। तबरेज़ उसकी तारीफ पर मोहब्बत और लगाव भरी नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुराया था। उन्होंने डिनर किया और डांस भी किया। डिनर के बाद वो सोफे पर आ बैठे थे। वो डिज़र्ट खा रही थी। तबरेज़ ने उसके लिए स्वीट बनवाई थी। चूँकि उसे मालूम था वो मीठा नहीं खाती, इसलिए उसने इसी हिसाब से अपने शेफ़ से कहकर उसके लिए बहुत कम मीठे वाली डिज़र्ट बनवाई थी। उसने वो तबरेज़ को भी टेस्ट करवाई। तबरेज़ वाइन का ग्लास हाथ में लिए सोफे के कोने पर बहुत बावकार अंदाज में बैठा था। सोफे की बैक साइड से आर्म रेस्ट के साथ ज्यादा टेक लगाई हुई थी ताकि उसका रुख मुकम्मल उसकी तरफ हो। जो उसके साथ ही बैठी डिजर्ट खाती साथ उससे बातें कर रही थी। वो मामूल के बरक्स बिल्कुल फरागत में दिखाई दे रहा था। कोई कॉल, कोई असिस्टेंट नहीं। तबरेज़ के हाउसकीपिंग के लोग भी उसे डिज़र्व सर्व करके ड्रिंक्स की 2-3 बोतलें, तबरेज़ की वाइन और ऐसी दूसरी ड्रिंक्स के अलावा उसके लिए भी कोई ड्रिंक्स थीं। वो यकीनन नॉर्मल मशरूब होगा। वो और ग्लास वगैरह रखकर रूम से चले गए थे। दूर धीमे सुरों में म्यूजिक बज रहा था और कोई शोर ना था। बहुत पुरसुकून माहौल था। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। तबरेज़ की संगत में उसे हर शय अच्छी ही लगती थी। तबरेज़ का पेंट हाउस और वहां से बाहर का व्यू सब बहुत अच्छा था। फर्श से छत तक बुलंद शीशों से नजर आता रोशनियों में नहाया हुआ लंदन, दूर दरियाए थेम्स की चमकती हुई लकीर। उसने तबरेज़ से कहा कि वो इतना मसरूफ ना रहा करे। वो आज की तरह हर हफ्ते अपने लिए वक्त निकाला करे। वो यूं काम काम में लगा रहा तो उसकी सेहत ना बिगड़ जाए। उसके पापा भी हर वक्त काम करते रहते हैं तो उनकी सेहत पर असर पड़ता है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तबरेज़ ने पूछा कि क्या वो कह रही है वो बूढ़ा है? वो तबरेज़ की बात पर हंसी। उसे बताया कि नहीं, वो ये क्यों समझ रहा है, वो ऐसा नहीं कह रही। वो तो बस इतना चाहती है कि वो खुद को वक़्त दिया करे, इन ऑफ़िस के बंद कमरों से निकले, महीने या चलो 6 माह बाद चंद दिन अपनी पसंद की चीज़ें किया करे। वो चेस एन्जॉय करता है, उसे पोलो पसंद है, वो खेला करे। क्योंकि इफ़त ने बताया था कि तबरेज़ जब स्कूल कॉलेज के दिनों में था, तो वो बहुत आउटिंग वग़ैरह का बहुत शौकीन था। हाइकिंग पर जाना, अपने दोस्तों के साथ पोलो खेलना, ऐसी गेम्स, वाटरफॉल्स पर जाना, स्विमिंग करना। तबरेज़ ने कहा था कि हाँ, वो कोशिश करेगा वक़्त निकालने की। तबरेज़ ने उससे पूछा था कि अब उसके आगे क्या इरादे हैं। उसने उससे मुस्तकिल तौर पर उसके पास लंदन शिफ्ट हो जाने का कहा। वो उसकी बात पर खिलखिलाई। उसने कहा ज़रूर, वो ज़रूर शिफ्ट हो जाएगी। चंद ही दिन बाद ऐसा होगा कि वो उसे यहीं उसके घर में ही देखेगा। वो हर वक़्त उसके सामने होगी, बल्कि उसके सर पर सवार रहा करेगी। वो यूं ही बैठे बातें कर रहे थे। तब तबरेज़ ने जो कहा वो उसकी बात पर साकिन हुई। तबरेज़ ने उससे उनके रिलेशन को फिजिकल करने की फरमाइश की थी। तबरेज़ की बात उसके लिए बहुत अचानक थी क्योंकि पहले उसने कभी उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो उसके बालों और चेहरे को छूते हुए वारफ्तगी से उसे देख रहा था। वो जो बहुत आराम से उसके वजूद के गिर डाले बाजुओं के घेरे में बैठी थी, झिझकते हुए उससे दूर हुई। शर्म से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हुआ। तबरेज़ की आँखों में उसके उसे छूने के अंदाज में उससे कुर्ब की ख्वाहिश वाज़ेह नज़र आ रही थी। उसका जिस्म तन गया। एक अजीब-सी बेचैनी उसके पूरे बदन पर वार्द हुई थी। उसने अपने ड्रेस का गला ऊपर खींचा कई बार। अपनी पिंडलियाँ उसे कुछ ज़्यादा ही उरियाँ लगीं। उसने कपड़ों की सिलवटें खोलते हुए पिंडलियाँ ढाँपने की तगोदू की।
उसे अपने बैठने के लिए कोई मुनासिब अंदाज नहीं मिल रहा था। वहीं बैठी-बैठी कसमसाई। उसे बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ ही ना निकली। उसे लगा उसकी आवाज़ बंद हो गई हो। फिर बहुत कोशिश के बाद उसकी आवाज़ बहाल हुई। उसने पलकें उठाईं, लेकिन तबरेज़ की नज़रों में उसे पाने की चाह इतनी साफ थी कि 2 सेकंड से भी पहले उसकी नज़रें वापस से झुक गईं। फिर उसने नज़रें झुकाए, शर्म से सुर्ख उससे कहा कि अब उनकी शादी में इतना वक़्त नहीं रह गया और उसकी ख़्वाहिश है कि वे शादी होने तक इंतज़ार करें। उसने अपनी बात ख़त्म की और फिर लजाए हुए तबरेज़ की तरफ देखा। वो थोड़ी परेशान हुई थी। उसने तबरेज़ से पूछा कि उसे बुरा तो नहीं लगा? उसे डर था कि कहीं वो उसकी मोहब्बत पे शक ना करे कि वो उसकी ग़ुर्बत को ठुकरा रही है, क्योंकि तबरेज़ के तासुरात से उसे लगा था जैसे वो उसके जवाब पर बहुत मायूस हुआ हो। फिर तबरेज़ ने कुछ संजीदा से अंदाज़ में कहा था कि नहीं। वो बहुत खुश हो गई थी कि तबरेज़ ने उसकी फीलिंग्स का ख़याल किया था। अब से पहले तक वो बहुत आराम से उससे चिपकी बैठी थी, लेकिन अब उसे ज़रा-सा छूने में भी झिझक और शर्म महसूस हो रही थी। उसे बहुत झिझकते हुए तबरेज़ के खुले गिरेबान से नज़रें चुराते हुए, उसके शानों पर हाथ रखते, थोड़ा आगे झुकते हुए उसे गाल पर किस किया, उसे सॉरी किया और उसकी ख़्वाहिश का ख़याल करने पर थैंक यू कहा था। उसे यकीन दिलाया था कि वो ये ना समझे कि वो उसकी गुर्बत की ख्वाहां नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस चाहती है कि पहले उनकी शादी हो। उसे अपने सारे प्लान बताए थे कि वो पहले शादी करेंगे, फिर उनकी शादी की जो लंदन में सेरेमनी होगी, वहाँ उनका ट्रू लव किस होगा और फिर हनीमून। अपने हनीमून के लिए उसे क्या-क्या ख्वाब देखे थे। शादी की तैयारियों के साथ ही उसने तबरेज़ से हनीमून का डिस्कस किया था। तबरेज़ ने स्पेन और चंद दूसरी जगहों का ज़िक्र किया था, लेकिन उसे स्कॉटलैंड में तबरेज़ के ख़ानदान का पुराना मैनर हाउस ज़्यादा पसंद आया था। तबरेज़ के ख़ानदान का स्कॉटलैंड में एस्टेट था, जिसके इर्द-गिर्द कई एकड़ ज़मीन भी उनके ख़ानदान की मलकियत थी और उसे वो जगह बहुत पसंद आई थी। क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसी जगह अपना हनीमून बनाए जो बिल्कुल एक वंडरलैंड की सी हो और तबरेज़ का वो आबाई घर बिल्कुल वैसी जगह था। वहाँ सब्ज़ मैदान, धुंध में लिपटी पहाड़ियाँ, झीलें, पत्थरों की पुरानी इमारतें थीं, बिल्कुल वैसी जैसी उसके ख्वाबों में होती थीं। उसे तो सोच लिया था। उसे तबरेज़ को भी सारी तफ़सील बताई थी कि वो वहाँ क्या-क्या करेंगे। कि वो दोनों गार्डन में वैसे ही वॉक करेंगे जैसे उसकी पसंदीदा कहानियों के शहज़ादे और शहज़ादियाँ किया करते थे। वहाँ सनसेट देखेंगे, वो तस्वीरें लेंगे, उन लम्हों को हमेशा के लिए यादगार बना लेंगे। तबरेज़ ने प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र का इंतज़ाम किया था तस्वीरों वग़ैरह के काम के लिए। और सबसे खूबसूरत बात ये कि तबरेज़ उसके लिए गाना गाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि तबरेज़ को गाना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसने तबरेज़ को मशवरा दिया था कि वो कोशिश ज़रूर करे। उसे लगता था कि एक बार वो सीखेगा तो उसे ज़रूर आ जाएगा। क्या-क्या ना सोचा था उसने, और वो सब बातें याद आती तो उसके दिल के ज़ख्म हरे होने लगते। उसने सोचा था वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि जब उसकी शादी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल थी, फिर जब उसके माँ-बाप ने तबरेज़ से शादी की डेट फाइनल करने का पूछा था, उस वक़्त तबरेज़ के कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स आ गए थे, तो उनकी शादी की डेट थोड़ी आगे कर दी गई थी। तो उसने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, बस फ्रेंड्स के साथ वक़्त गुज़ारने की गर्ज़ से। लेकिन अब वो संजीदगी से पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि वो यूनिवर्सिटी भी जॉइन नहीं कर सकती। वो इस बहाने आलम से मिलेगी, वो घर छोड़कर उसके साथ भाग जाएगी। उसने फिर उनसे ज़्यादा बहस नहीं की थी। उसने सोचा था कि उसका भाई आएगा, वो उनसे कहेगी, वो उनके माँ-बाप से मनवा लेगा। तो कैसी लगी आपको ये वाली एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हम सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।